हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और ज्योग्राफी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उत्तराखंड विशेष को देखते हुए। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। तो विश्व के हर हिस्से में किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलती ही हैं। जैसे कि चक्रवात आ गया, है ना, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड फ्लश हो गया। दीज आर द नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। उत्तराखंड क्योंकि एक संवेदनशील राज्य है, उत्तराखंड क्या है, एक संवेदनशील राज्य है और पर्वतीय इलाका है। तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल, कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का। तो बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम देखने को यहाँ पे मिलता है और इस प्रकार की आपदाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। तो उत्तराखंड को किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे अर्थक्वेक, क्या उत्तराखंड में भूकंप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, कई बार आ चुके हैं। क्यों आए हैं बताता हूं अभी। लैंडस्लाइड, बिल्कुल। भू भूस्खलन यहाँ की एक सबसे आम प्रकार की प्राकृतिक घटना है, या कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर का एक एग्जाम्पल है। फ्लैश फ्लड, ठीक है, सबसे खतरनाक फ्लैश फ्लड तो हमको कब देखने को मिला था? 2013 में, जो केदारनाथ में तबाही मची थी वो। अच्छा, और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर यानी कि वन अग्नि, ये सारी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और पहाड़ों में दिन भर तो धुआं उठता है और रात में ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल रिंग ऑफ फायर जैसा बना दिया हो, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो। ठीक है, इसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। इसी प्रकार से एवलांचे की घटना भी देखने को आपको मिलेगी। पर्वत के ऊंचे वाले क्षेत्रों में एवलांचेस देखने को मिल सकते हैं। और क्लाउड बर्स्ट, ये भी एक क्या है, एक फिनोमिना है जो आपको मुनस्यारी वाले क्षेत्र में अक्सर सुनने को मिलती होगी। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उत्तराखंड में पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पे कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेंगे किस पे, अर्थक्वेक पे। ठीक है, ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं और अर्थक्वेक उनमें से सबसे भीषणतम तबाही ला सकता है और कई बार लेकर भी आया है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन उत्तराखंड इज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर देंगे आप लैंडस्लाइड, यानी कि भूस्खलन देंगे। ठीक है, इसको भी समझते हैं। अभी पहले देख लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या चीज है। अर्थक्वेक आपको पता ही है कि भूमि की सतह पर आने वाले कंपन को अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक किस तरीके से होता है, हम इस डिटेल में अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में जाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ साथ। अर्थक्वेक जनरली क्या है, ट्रेमर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो इंटरनल यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो पूरे इंडिया को हमने अर्थक्वेक के कितने जोन में बांट रखा है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो हमको पता चलता है कि पूरे इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है अर्थक्वेक के जोन में, 5। तो ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये 1 2 3 4 5 नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं इसका नक्शा। ये देखिए, जो रेड दिखा रहा है ना आपको, सॉरी, हमने 4 जोन में बांट रखा है। हमने इंडिया को कितने जोन में रखा है? 4 जोन में। ये देखिए, जो रेड दिख रहा है ये जोन नंबर 5 है, जिसमें अंडमान निकोबार वाला आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये वाला पार्ट, उत्तराखंड देखिए इसमें आ गया, भुज वाला पार्ट, कश्मीर, सॉरी, कश्मीर वाला पार्ट, और ये हिमाचल प्रदेश। ये सारे कौन से इलाके हैं? जोन 5 वाले। जोन 4 वाले उसके साउथ में है, ये देखिए यूपी वाला इलाका जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो नीला जोन है, जोन 2, वो सबसे कम संवेदनशील इलाका है, जहां पर भूकंप आने की संभावना बची है। ठीक है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि क्योंकि जो हमारा डेक्कन वाला पार्ट है ये बहुत ही स्टेबल लैंड मास है, इसी वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन या भूकंप जैसी घटना देखने को अब नहीं मिल सकती। लेकिन उत्तराखंड क्योंकि दो प्लेटों के बीच में अवस्थित है, तिब्बतन प्लेट और इंडिया के बीच में, उसी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से जो लाइन गुजरती है उसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड इस वजह से भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील राज्य हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये लिखना चाहिए 5 जोन नहीं है, अप टू जोन 5 है, लेकिन नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं?
4, कैसे? 5, 4 और 3 एंड 2, ये है 4 जोन। ठीक है, 4 होना चाहिए ये। तो उत्तराखंड किस में आता है? 5 और 4 में। उत्तराखंड को किस जोन पे रखा गया है अर्थक्वेक के? 5वें और चौथे में। ठीक, ये देखिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपके लिए फैक्ट्स रखे गए हैं। उत्तराखंड में अर्थक्वेक के जोन कितने हैं? जोन 2 हैं, यहाँ पर 2 जोन पाए जाते हैं, जोन नंबर 5 और जोन नंबर 4। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जोन नंबर 5 के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो देखिए ये शामिल है: चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें शामिल होते हैं जोन नंबर 5 में। और जोन 4 में देखिए देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इनको जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उत्तराखंड के जिले या तो 5th जोन में आते हैं या 4th जोन में आते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही क्या एक बहुत ही संवेदनशील राज्य बन जाता है, क्योंकि ये हाई कैटेगरी में आ गया है इस हिसाब से। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर से, इसको हम मान लेते हैं ग्रेटर हिमालयस, यानी कि ग्रेट हिमालय हो गया ये। इसको हम मानेंगे लेसर हिमालयस। इसके बीच में जो ये रेड डॉट आपको दिखाई दिया है, चलिए मैं उसमें व्हाइट भी कर देता हूं, ये है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आने वाले समय में जो हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि ये क्या चीज है। तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये टिहरी की जो झील है उसके नीचे से गुजरता है। शायद यही वजह रही होगी कि क्यों टिहरी डैम का कई सारे पर्यावरणविदों ने विरोध किया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आता है। ओके, तो हमको ये बात पता चलती है इकोसिस्टम जो उत्तराखंड का है ये काफी फ्रेजाइल है, ना सिर्फ एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से, जबकि एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक उत्तराखंड एज द वेरी वेरी फ्रेजाइल स्टेट। यानी कि उत्तराखंड बहुत ही नाजुक है इस मामले में, यहाँ पर पक्के निर्माण नहीं किए जा सकते। जोशी मठ वाली घटना के बारे में हम जानते ही हैं कि कैसे वहां की भूमि धंस रही है, और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि अनाप शनाप तरीके से विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही विकास किया जा सकता है उत्तराखंड का। तो जिस बेतरतीब तरीके से विकास की योजना को अपनाया गया होगा पिछले कई सालों में, उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है आज के समय के लोगों को। ठीक है, तो अर्थक्वेक को हम डिटेल में समझेंगे अलग से कि ये किस प्रकार की फिनोमिना है, कौन कौन सी वेव्स ट्रिगर होती हैं, प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। इन सब के बारे में हम अपने ज्योग्राफी वाली क्लास में तो देखेंगे ही। यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि उत्तराखंड ज्वालम सॉरी उत्तराखंड जो है अर्थक्वेक की दृष्टि से काफी क्या है, संवेदनशील एक डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है सॉरी। ठीक है, अलग देखेंगे क्या है, लैंडस्लाइड। तो व्हाट इज लैंडस्लाइड? मास वेस्टिंग का नाम सुना होगा आपने ज्योग्राफी में, यानी कि एक खास ऊंचाई पर, ठीक है, जो डेब्रीज है, जो रॉक सिस्टम है, वो क्या आ जाएगा, रॉक सिस्टम तो नहीं कहना चाहिए मुझे, रॉक्स नीचे की तरफ आ जाती है अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड की घटना उत्तराखंड में सबसे कॉमन घटनाओं में से एक है। बरसात के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया भाई, मार्ग अवरुद्ध हो गया, नदी के ऊपर बहुत सारा लैंडस्लाइड हो गया है, नदी का मार्ग बदल गया है, तो उन वजहों से बाढ़ वाली स्थिति भी आ जाती है। तो घटना एक घटती है, उसके परिणाम हो सकता है कि दूसरे परिणामों में देखने को मिले। तो लैंडस्लाइड कुछ इस प्रकार की चीजें कर सकता है। हालांकि ये एक लोकल फिनोमिना है, लोकल वाले इलाके को ही प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी हुई दूसरी जो आपदाएं हैं उसको भी न्योता मिल जाता है इस लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है उत्तराखंड की नेचुरल डिजास्टर्स में। लैंडस्लाइड इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट कॉज ऑफ डैमेज, ठीक है, माना जाता है। अर्थक्वेक तो खैर है ही, ये तो खैर बहुत ही बड़ी फिनोमिना हो जाएगी अगर ऐसा होता है। फॉरेस्ट फायर की अगर हम बात करें,
फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या है? वनों में लगने वाली आग। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का अधिकतर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि मानवों की भूल की वजह से भी कभी कभी पत्तियों में आग लग जाती है जो बहुत सूखी होती है। खास तौर पे जो चीड़ का जो पेड़ है ना, चीड़ का जो पेड़ है ये बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल इसके पत्ते माने जाते हैं। जरा सी चिंगारी छुई नहीं कि इसमें आग लग जाती है बहुत तेज से। तो ऐसी घटनाएं 900 मीटर तक की हाइट तक आपको पहाड़ों में देखने को मिलती है। दिन भर यहाँ से धुआं निकलता है और रात में ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल चमकीली माला पहना दी है लाल रंग की, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई पड़ता है। जहां पर मैं इस समय खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहां से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बाहर। और जल्दी तस्वीर मिलने वाली है हमको मई के महीने में कि कैसे यहाँ पर आग लगेगी, और रात में तो बिल्कुल भव्य दिखता है, बहुत ही शानदार। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पत्थरों के घर्षण की वजह से भी आग लग सकती है, और ये भी क्या कर देती है, एटमॉस्फेयर के धुएं के, एटमॉस्फेयर में धुआं काफी ऊंचाई तक जाता है और एक खास किस्म की धुंध छाई रहती है पहाड़ों वाले क्षेत्र में। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब ये हो गया कि पानी जो बह रहा है तेजी से, उसके अंदर मौजूद है क्या, बोल्डर, रॉक्स, बहुत बड़े बड़े, जो पानी की गति के साथ बह रहे हैं और ढलान में बह रहे हैं। जो कि हुआ था केदारनाथ वाली त्रासदी में 16 और 17 जून की रात 2013 को। ठीक है, ग्लेशियर फटा था चौड़ाबाड़ी वाला, और तेजी से पानी इतना सारा मटेरियल साथ में लेकर आ रही थी, कितनी भयंकर तबाही हुई थी। तो अगर उत्तराखंड की सभी तबाहियों में से अगर किसी एक तबाही को खोजना पड़ेगा जो अब तक की सर्वाधिक भीषण मानी जाती है, तो वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि केदारनाथ वाली जो घटना है उसको माना जा सकता है। अभी तक ये पूरा आंकड़न नहीं लगाया जा सका है कि उसमें कितने लोग मारे गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इसके पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं है, ऐसा बताते हैं। इसकी डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी में भी बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई थी। और हम जानते हैं कि इसमें कुछ मूवीज भी बनी है, जैसे कि केदारनाथ करके मूवी थी, वो भी इसी थी, मतलब इसी घटना पर आधारित थी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ फ्लड की बात करें, तो फ्लड वैसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लड जैसी संभावनाएं वैसे काफी कम है, क्योंकि ढलान यहाँ पर ज्यादा और पानी नीचे पहुंच जाता है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया कि लैंडस्लाइड हुआ है और उसने नदी का मार्ग अवरुद्ध कर रखा है कुछ समय के लिए, तो टेम्पररी रूप से ही सही फ्लड वाली स्थिति बन जाती है। और वैसे भी जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, उधम सिंह नगर वाला, काशीपुर, सितारगंज, यहाँ पर कुछ समय के लिए ही सही लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न उत्तराखंड का है डिजास्टर में, और वो है अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड, और कुछ हद तक फॉरेस्ट फायर भी। प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमको लास्ट टू लास्ट ईयर देखने को मिली, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस ऑफ जोशीमठ। जोशीमठ की भूमि क्यों धसी और क्यों वहां के लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, कितनी बड़ी बड़ी दरारें उनके मकानों में देखने को मिल रही थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब पे चर्चा भी हम किसी एक टॉपिक पे कर लेंगे। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, लैंड सब्सिडेंस, भूमि धसाव की जो घटना, ये भी एक जोग्राफिकल फिनोमिना ही है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों पक्के निर्माण किए गए, क्यों सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और क्यों अभी भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, रेलवे लाइन जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही है, क्या जरूरत है। ठीक है, जो भी है विकास करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। प्लस आपको एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा पर्वतीय क्षेत्रों में, जिससे कि प्रकृति का ही विनाश ना हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखिए, समझिए, और इससे संबंधित क्वेश्चंस को भी देखिए, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।